वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आरपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, आज हम इसके 5th पार्ट को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को विजिट करना चाहिए। आपको प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंट सेट के एग्ज़ाम, एनवीएस का एग्ज़ाम, केवीएस का एग्ज़ाम, एस्टेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर्स, सारे के सारे प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स आपको सोल्व चैनल पर मिल जाएंगे। आपका इकोनॉमिक्स का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसका पहला क्वेश्चन आपका है वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है, क्या वो ओरिजिन पे डिपेंड करती है, क्या वो स्केल पे डिपेंड करती है, क्या वो डिपेंड करती है ओरिजिन और स्केल दोनों के ऊपर, क्या वो इंडिपेंडेंट होती है ओरिजिन से भी एंड स्केल से भी। आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट का जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कह दो या प्रॉपर्टी कह दो, तो आपने पढ़ी है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो जो है इंडिपेंडेंट होता है, किससे? ओरिजिन से भी और स्केल से भी। इसका मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू पर ना तो ओरिजिन का प्रभाव पड़ता है ना ही स्केल का प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंडिया टू इवेलुएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन ऑब्जेक्टिव में से कौन सा एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिससे आप ये बता पाते हो कि इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी की सही से इम्प्लीमेंटेशन हुई है। तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ो। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी है, सेकंड ऑब्जेक्टिव आपका इकोनॉमिक इक्वालिटी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल जस्टिस। प्राइस स्टेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव को देखो। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है कि मॉनेटरी पॉलिसी का आपने यूज़ किया, मनी सप्लाई को कम किया या ज़्यादा किया, जिसकी वजह से आपने प्राइस में एक स्थिरता बनाए रखी। ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सही से इम्प्लीमेंट है या नहीं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डिसइन्वेस्टमेंट इज एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को या अपनी असेट्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। तो इन्होंने कहा डिसइन्वेस्टमेंट किसका एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक कंपोनेंट है किसका? फिजिकल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन 12th 5-year प्लान ऑफ राजस्थान ग्रोथ टारगेट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बीन फिक्स। 12th जो 5-year प्लान था, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो 12th 5-year प्लान था उसमें राजस्थान का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है उसको क्या फिक्स किया गया था। तो 12th 5-year प्लान के अंदर एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट थी राजस्थान की वो फिक्स की गई थी 3.5%। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी एग्जामिन सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। नीचे दी गई कमेटीज में से कौन सी कमेटी ऐसी है जिसने फाइनेंशियल सेक्टर के या हम कहें वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की बात की या उसको दिया। तो आप लोगों को पता है नरसिम्हा जो कमेटी है जिसने 1991 में
फर्स्ट रिपोर्ट दी थी 1998 में, सेकंड रिपोर्ट दी थी किसकी, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे, नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। आप ना तो निकाल सकते हो किसी को, ना ही कोई कंपटीशन है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये आपकी पब्लिक गुड की विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इन एन इकोनॉमी 2 इंडिविजुअल हैं, 2 उपभोक्ता हैं, 2 ही वस्तुएं हैं और आपसे प्रोडक्शन और एक्सचेंज की इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछी है। इस क्वेश्चन में कुछ भी समझाने का नहीं है, बोला है 2 तो उपभोक्ता हैं और 2 ही कमोडिटी है और प्रोडक्शन और एक्सचेंज की आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन बतानी है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपका ISLM मॉडल का है। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है आपसे ISLM जो मॉडल है उसके अंदर गवर्नमेंट अगर अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है। अब देखिए मैं आपको इसको डायग्राम से किस तरह समझाती हूँ। क्वेश्चन को देखिए, ISLM मॉडल क्या होता है, IS कर्व आपका जो है प्रोडक्ट मार्केट में इक्विलिब्रियम दिखाता है, LM कर्व आपका मनी मार्केट में क्या दिखाता है, संतुलन को दिखाता है। अब इन्होंने क्या बोला है, IS और LM ने यहाँ इंटरसेक्ट किया, ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई, ये आपका इनकम का लेवल डिसाइड हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर सरकार अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है, अगर सरकार अपने खर्चों को बढ़ाएगी तो आपका IS कर्व में क्या होगा, शिफ्ट आएगा। IS कर्व में शिफ्ट आने से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आपको इतनी बात समझ आई कि IS कर्व में शिफ्ट आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और इनकम भी इंक्रीज करेगी। अब आप ऑप्शंस को पढ़िए। फर्स्ट है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट राइज करेगा और फिर हम मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम लेके आएंगे। सही बात है। अब पहले आप ई पॉइंट पर संतुलन में थे, अब आप LM कर्व के इवन पॉइंट पर संतुलन में होगा और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका राइट है। सेकंड ऑप्शन देखिए, इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करेगा और जिसकी वजह से आप क्या करोगे, ऑफसेट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करेगा। क्योंकि देखो जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, सरकार ने जब अपने खर्च को बढ़ाया जिसकी वजह से क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से आपको पता है क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका क्या है, राइट आंसर है। क्योंकि जैसे ही सरकार ने खर्च बढ़ाया, IS कर्व में शिफ्ट आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा मतलब इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली कम हो गया। क्योंकि आप लोगों को पता है इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में अपोजिट रिलेशन होता है। अगला देखिए, एन इंक्रीज इन इनकम इज लेस देन केन्शियन मॉडल। अब आपको पता है केन्स का जो मॉडल होता है उसमें मल्टीप्लायर काम करता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, केन्स के मॉडल में जो इनकम इंक्रीज होती है, इनकम का जो लेवल इंक्रीज होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि हिक्स और हेंसन का जो ISLM मॉडल है वहाँ पर जो इनकम इंक्रीज करती है वो कम करती है। ये बात भी सही है क्योंकि केन्स में क्या होता है, मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट होता है और जिसकी वजह से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट में ज़रा सा चेंज इनकम को बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है। लेकिन ISLM मॉडल में ऐसा नहीं हो पाता, इनकम बढ़ती तो है लेकिन उतनी नहीं बढ़ पाती। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है इन मंडल फ्लेमिंग मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मंडल फ्लेमिंग का आपने मॉडल पढ़ा है, कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। पहला है डोमेस्टिक एंड फॉरेन एसेट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इन परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है कि आसानी से मान लो इंडिया की कैपिटल USA में जा सकती है और USA की कैपिटल आसानी से इंडिया में आ सकती है। तो यहाँ पर ये बोला है कि अगर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है तो डोमेस्टिक हो या फॉरेन एसेट्स उनको आसानी से सब्स्टिट्यूट
किया जा सकता है। वही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि आसानी से इंडिया वाले यूएसए में अपनी एसेट्स ले जा सकते हैं और यूएसए वाले इंडिया में अपनी एसेट्स लेके जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो ठीक है। सेकंड को पढ़ो, बीपी इज अपवर्ड स्लोपिंग इन इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। यहाँ पर बोला है कि जब आपकी कैपिटल की मोबिलिटी, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसा देखा है, इस तरह से बनता है। लेकिन जब इंडिया की कैपिटल को यूएसए में आसानी से ले जाना पॉसिबल ना हो और यूएसए की कैपिटल को इंडिया में लेके जाना आसानी से पॉसिबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। और आप हमेशा देखना, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। आप चाहे डायग्राम में अच्छे से देख लेना। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर राइट है। ऑप्शन नंबर 4 को आप देखिए। ऑप्शन नंबर 4 में है परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है तो मॉनेटरी पॉलिसी इज कंप्लीटली क्या है, इनइफेक्टिव है। फोर्थ ऑप्शन में आपको बोल रहे हैं कि अगर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, परफेक्टली कंप्लीटली इनइफेक्टिव है। अब आपको मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये शायद मैंने इसमें बनाया भी हुआ है। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर है परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का सीन है, ये आपका आईएस कर्व है, ये आपका एलएम कर्व है और आईएस और एलएम ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है। अब इन्होंने कहा यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या है, परफेक्टली इनइफेक्टिव है। ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये आपका दिखा रहा है कि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है। अब क्वेश्चन में क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी आपने लगाई और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या है, कंप्लीटली इनइफेक्टिव है। अब देखिए आपने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, मनी सप्लाई के बढ़ते ही क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। अब क्या हो गया, हमारा डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया और डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने का मतलब है कि सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। आउटफ्लो नहीं भी हुआ तो करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं जो पॉलिसी, अब किसको इंटरवीन करना पड़ेगा, अब जो है जो सेंट्रल बैंक है ना हमारा, उसको इंटरवीन करना पड़ेगा। और सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो अपनी जो भी उसके पास इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं उसका यूज़ करेगा, डोमेस्टिक करेंसी को खरीदेगा और मनी सप्लाई को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जब हमारा आरबीआई डोमेस्टिक करेंसी को खरीदेगा अपने रिजर्व्स में से, तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। मनी की सप्लाई कम होने से जो आपका LM2 था, अब आप शिफ्ट होकर LM1 पर आ जाओगे। तो आपने क्या देखा, पहले आप ए पॉइंट पर थे, फिर आप बी पर गए, फिर सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन से फिर आप ए पॉइंट पर आ गए। तो आपने देखा, आपने मॉनेटरी पॉलिसी को लगाया, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को लगाना यहाँ इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। तो थर्ड ऑप्शन में दी गई बात भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए जो थर्ड है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 भी आपका क्या है, राइट है। मैंने आपको जो राइट ऑप्शन थे ना तीनों वो समझा दिए। मैंने आपको समझाया कि ऑप्शन नंबर 1 भी आपका राइट है, ऑप्शन नंबर 2 भी आपका राइट है एंड ऑप्शन नंबर 4 भी आपका क्यों राइट है ये मैंने आपको समझा दिया। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा जो कि रोंग है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ रोंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला बीपी कर्व अगर फ्लैट है, फ्लैट का मतलब ऐसे है, बीपी कर्व की शेप अगर फ्लैट है तो बीपी कर्व क्या है, लेस रिस्पॉन्सिव है, लेस रिस्पॉन्सिव। क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर आपका बीपी कर्व फ्लैट है, बीपी कर्व मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका फैला हुआ है, तो वो ये कह रहा है कि बीपी कर्व आपका लेस रिस्पॉन्सिव है। लेकिन ऐसा नहीं है, जरा सा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो आपने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट के यहाँ पर इनकम में जो है काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि बीपी कर्व जब हमारा फ्लैट होता है तो वो जो है मोर क्या होता है, मोर रिस्पॉन्सिव होता है कैपिटल फ्लो को लेकर। तो ये बात यहाँ पर गलत बोली गई है, तो इसीलिए जो ऑप्शन यहाँ करेक्ट नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन ने आपको बोला है 2 रिग्रेशन लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 रिग्रेशन लाइन है, ये मान लो x ऑन y, ये y ऑन x, 2 आपकी रिग्रेशन लाइन है, एक ये लाइन और एक ये लाइन।
अगर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती हैं तो यहाँ पर क्या रिग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? आपने देखा होगा रिग्रेशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती है तो वहाँ पर रिग्रेशन की वैल्यू 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है? इफ द आउटकम ऑफ एन ओड नंबर व्हेन डाइस इज रोल, एक डाइस को फेंका जाता है और जो आपका आउटकम आता है वो क्या आता है? ओड नंबर आना चाहिए। फिर आपसे बोला है और प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है? प्राइम नंबर की। अब आप देखिए एक डाइस में क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है एंड 4 5 6। ठीक है, अब क्या कह रहा है? जो आउटकम आएगा ना वो क्या आएगा? वो आपका ओड नंबर होना चाहिए। मतलब जब आपने डाई को फेंका, मान लो आपने एक डाई फेंका तो आपका क्या आना चाहिए? ओड नंबर। ओड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी आपको प्राइम नंबर की निकालनी है। तो आपको पता है प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 1 से 6 के बीच में? 2 और कौन सा? 3 5। फिर आप यहाँ क्या करोगे? ए यूनियन बी लगाओगे और जब आप ए यूनियन बी लगाओगे तो आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? प्राइम नंबर की। तो ए यूनियन बी में ये दोनों चीज़ यूनियन है, कॉमन है, तो आपका जो नया ए यूनियन बी बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? आपका ए यूनियन बी का जो सेट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 3 और 5 बन जाएगा। ठीक है, और आपसे अब क्या पूछ लिया? आपसे अब प्रोबेबिलिटी पूछ ली किसकी? प्राइम नंबर की। अब प्राइम नंबर कितने थे आपके पास? टोटल प्राइम नंबर आपके पास कितने थे? टोटल आपके पास जो अगर हम कहें आपके कितने थे? 1 था, 3 था, 5 था। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर? आपसे क्वेश्चन में पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या रहेगी? प्राइम नंबर आपके क्या है? ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी में आपके आए 3 और 5, तो प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगा 2 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केस कितने थे आपके पास? टोटल नंबर ऑफ केस 3 थे, तो 2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रीन अकाउंटिंग। ग्रीन अकाउंटिंग को लेकर क्या बात इसमें ट्रू नहीं है? ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब है जब आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हो तब आपने इन्वायरमेंट की जो वैल्यूज़ हैं, इन्वायरमेंट जो आपका डिग्रेड हो रहा है उसको भी क्या किया है? काउंट किया है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ग्रीन जीडीपी इज लेस देन द मेजर्ड जीडीपी, कन्वेंशनल मेजर्ड जीडीपी, की जो आपकी ग्रीन जीडीपी होती है जिसमें आप इन्वायरमेंट को भी कैलकुलेट करते हो, ठीक है, वो आपकी हमेशा कम रहती है। कैसी जीडीपी से? जिसमें आप इन्वायरमेंट की वैल्यूज़ या इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को कम नहीं करते। यहाँ पर कह रहा है एक होती है आपकी सिंपल जीडीपी जिसमें आपने सिर्फ एक इकोनॉमी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनी उसको काउंट किया, तो ये हमेशा आपकी ज़्यादा रहती है किससे? ग्रीन जीडीपी से। क्योंकि ग्रीन जीडीपी में क्या होता है? जो इन्वायरमेंट का लॉस होता है ना उसको आप माइनस कर देते हो, जिसकी वजह से आपकी ग्रीन जीडीपी हमेशा कम रहती है और जो एक्चुअल जो जीडीपी होती है कन्वेंशनल जीडीपी वो आपकी हमेशा ज़्यादा रहती है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, ग्रीन जीडीपी में आप डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्सेज को लेते हो, सही बात है, वो संसाधन जो आपके ख़त्म हो रहे हैं तो ग्रीन जीडीपी में आप उनकी वैल्यूज़ को माइनस करते हैं, तो हम ग्रीन जीडीपी में नेचुरल रिसोर्स जो भी हमारे ख़त्म हो रहे हैं उनको काउंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका राइट आंसर है। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, ग्रीन जीडीपी डज नॉट अकाउंट पोल्यूशन बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द डैमेज फ्रॉम एम्बिएंट पोल्यूशन। यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रीन जीडीपी के अंदर हम पोल्यूशन को काउंट नहीं करते क्योंकि पोल्यूशन को डिटरमाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रीन जीडीपी का नाम ग्रीन इसलिए तो पड़ा क्योंकि इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा था, इन्वायरमेंट का जो डैमेज हो रहा था, हम क्या करते थे? उसको काउंट करते थे और एक्चुअल में हमारी जीडीपी में से इन्वायरमेंट लॉस को माइनस करते थे,
फिर एक्चुअल में हम डिसाइड करते थे कि हमारी एक्चुअल इन्वायरमेंट को लेकर जीडीपी क्या है। तो यहाँ पर ये बात बोल दी गई कि ग्रीन जीडीपी में हम पोल्यूशन काउंट नहीं करते, क्योंकि पोल्यूशन को डिफ़िकल्ट है मेज़र करना। आपने इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ी है, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो पोल्यूशन होता है उसको कैसे आप जो है अंदाज़ा लगाते हो कि किसने किया है, कितना किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दी गई बात गलत है, तो इसीलिए यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वावलंबन योजना इन राजस्थान। स्वावलंबन योजना राजस्थान में चलाई गई थी। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो स्वावलंबन योजना जो चलाई गई थी राजस्थान में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, स्किल प्रोवाइड करना ग्रामीण क्षेत्र के जो यूथ है उसको। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि कंसेशन लोन देना या सब्सिडीज देना, जो नए एंटरप्रेन्योर, नए उद्यमी जो भी मार्केट में आ रहे हैं उनको लोन देना, इसका ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग स्किल्स टू वुमेन, फैसिलिटेट देमसेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। थर्ड ऑप्शन में बोला है कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव वुमेन्स को ट्रेन करना, उनको स्किल देना ताकि वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकें। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग देना है रूरल के यूथ को। अब आपको पता होना चाहिए जो राजस्थान में स्वावलंबन योजना चलाई गई थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि किसी भी तरीके से जो वुमेन्स होती हैं, जो पुअर वुमेन्स होती हैं, जो विडोज़ वुमेन होती है, जिन्होंने तलाक लिया होता है, अपने पति के साथ से अलग रह रही होती हैं, या रूरल वुमेन्स हैं, अल्टीमेटली जो भी वुमेन्स हैं, चाहे वो गरीब वुमेन है, विडो वुमेन है, सेपरेटेड वुमेन्स है या रूरल वुमेन्स है, उनका स्किल एनहांसमेंट करना ताकि उनको किसी के ऊपर अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए निर्भर ना रहना पड़े। तो इसीलिए हम कहेंगे कि वुमेन की एम्प्लॉयमेंट को लेकर ये योजना थी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल एजेंसीज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर दिल्ली बम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। जब दिल्ली बम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट बन रहा था तो यहाँ पर बोला है सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंट किसने दी थी, तो गवर्नमेंट थी ना जापान की गवर्नमेंट ने उस टाइम इसमें ज़्यादा फाइनेंशियल हमारी हेल्प की थी। हम कह सकते हैं 49% इक्विटी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी इसमें, और 26% इक्विटी जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द विंड एनर्जी पोटेंशियल इन राजस्थान इज एस्टिमेटेड। जो विंड पवन ऊर्जा में कितनी संभावना है राजस्थान की पवन ऊर्जा में जो है वो एनर्जी जनरेट कर सकता है, वो जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10,000 मेगावाट राजस्थान की पोटेंशियल है कि वो विंड से एनर्जी को जनरेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। ग्राम पंचायत जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका जो संबंध था ना, ग्राम पंचायत क्या करती थी कि हर एक ऑल इंडिया के अंदर जितनी भी ग्राम की पंचायतें थी ना, वो क्या करती थी, वो कोशिश ये करती थी इस डेवलपमेंट प्रोग्राम की सहायता से कि किस तरह से अपने अपने गाँव में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके, जस्टिस के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके एंड सोशल जस्टिस हो वहाँ पर उनके गांव में, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम चलता रहे। तो ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम यही था कि पूरे इंडिया में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वो क्या करेंगी, अपने अपने गाँव में क्या करेंगी, वहाँ पर सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को साथ साथ लेकर चलेंगी। और यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको गिवन हैं तो उसमें से हम कहेंगे कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम का संबंध क्या था कि 14वें वित्त आयोग ने जो भी अनुदान दिए थे ग्राम पंचायत को
पंचायत के खाते में सीधे ही वो डायरेक्टली क्या कर दिए जाए, हस्तांतरित कर दिए जाए, ताकि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे हमने कहा इनके दो ऑब्जेक्टिव थे, फर्स्ट सोशल जस्टिस एंड सेकंड इनका ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था कि इन्होंने डेवलपमेंट को भी करना है। तो इन दोनों काम करने के लिए पैसा चाहिए। तो 14 फाइनेंस कमीशन ने सीधा इन पंचायतों के खाते में डायरेक्ट क्या कर दिया, पैसे को ट्रांसफ़र करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है राजस्थान के 5 जिलों में 14 ब्लॉकों में मागरा क्षेत्रीय विकास योजना, मागरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कहाँ शुरू किया गया था, 14 ब्लॉक्स में 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो 5 वो डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं जिसके अंदर ये मगरा ये क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की गई थी। तो अगर हम बात करें, ये योजना 1987-88 के टाइम की है। तो इसमें राजस्थान के जिन 5 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम इन्होंने पूछा है तो वो थे अजमेर, भिलवाड़ा, अजमेर था, भिलवाड़ा था, पाली था, चित्तौड़गढ़ था और राजसमंद था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पूछे हैं यही वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स थे जहां पर ये योजना जो थी मगरा क्षेत्रीय विकास योजना सबसे पहले शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान फाउंडेशन जो था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। राजस्थान फाउंडेशन के नाम से राजस्थान फाउंडेशन को स्टेब्लिश किया गया था। तो 2001 में इसका जो ऑब्जेक्टिव, जब इसकी स्थापना हुई राजस्थान फाउंडेशन की 2001 में, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये तय किया गया था राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा कि वहाँ पर जो भी स्थानीय निवासी है राजस्थान के और जो नॉन स्थानीय निवासी है, मान लो जो कहीं और से आकर बस गए, राजस्थान में स्थानीय निवासी और गैर स्थानीय निवासी दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि राजस्थान के जो डेवलपमेंट में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर राजस्थान फाउंडेशन 2001 की शुरुआत की गई थी। तो हम क्या बोलेंगे, टू मोटिव द नॉन रेजिडेंशियल राजस्थानिया टू कंट्रीब्यूट, जो नॉन रेजिडेंशियल राजस्थानी हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर सके किसके अंदर, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ देयर मदर लैंड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर एग्रीकल्चर सेंसेक्स, एग्रीकल्चर का जो सेंसेक्स था जो 2010 और 11 था, उसमें द रेशियो ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल होल्डिंग, जो लैंड का मार्जिनल और स्मॉल होल्डिंग का जो रेशियो था इन टोटल ऑपरेटेड लैंड, यहाँ पर टोटल ऑपरेशन लैंड में उनका हिस्सा कितना था। 2011 के सेंसेक्स में मार्जिनल और स्मॉल होल्डिंग जो थी उसमें टोटल ऑपरेटेड लैंड कितनी थी इनके पास, मतलब लघु और ये सीमांत जो किसान थे उनके पास टोटल ऑपरेटेड लैंड का कितना परसेंट था 2010 और 11 की जनगणना के अनुसार। तो 10 और 11 की अगर हम जिनकी जनगणना देखें तो उनके पास था 54.58% हिस्सा था। तो 54 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन विच ईयर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा किसको लेकर चलाया गया था मिशन, वीट गेहूं और चावल नहीं सॉरी गेहूं और दालों को लेकर एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चालू किया गया राजस्थान के अंदर। ये किस ईयर में इन्होंने बोला स्टैब्लिश किया गया था, तो ये जो था 2007 और 8 में चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर राजस्थान विजन 2020, राजस्थान का ना विजन था 2020 का, डॉक्यूमेंट्स में उनका डॉक्यूमेंट आप बजट उठाओगे ना तो उसमें आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने क्या विज़न तय किया कि जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हर एक जो राजस्थान का जो डोमेस्टिक ग्रोस स्टेट प्रोडक्ट है ना, उन्होंने कहा कि कितनी ग्रोथ रेट से उसको जो है मेंटेन करना ज़रूरी है। मतलब कि राजस्थान का स्टेट लेवल पर जो भी प्रोडक्ट बनता है उसकी ग्रोथ रेट कितनी हमें कम से कम मेंटेन
करनी है। तो उस टाइम जब विज़न रखा गया था 2020 में, तो ये जो था 11.5 के आसपास का था। एग्जैक्ट डाटा तो ध्यान नहीं है, लेकिन जो डाटा डॉक्यूमेंट्स में गिवन है वो 11.5% के आसपास है। तो हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ यहाँ चले जाएंगे कि ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट कितनी उन्होंने सोची थी राजस्थान विजन 2020 के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है 100% सेंट्रल असिस्टेंस। 2007-8 में क्वेश्चन में बोला है कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो थी ना, सॉरी राजस्थान की नहीं, यहाँ पर है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो थी ये 100% सेंट्रल असिस्टेंट प्रोवाइड करती थी। मान लो कि आपको पहले 100% सब्सिडी दी जाती थी। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कृषि में कुछ प्रोडक्ट्स में पहले 100% सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन 2007-8 में तो 100% दी जाती थी। फिर क्वेश्चन में बोल रहे हैं 2014-15 में उसको चेंज किया गया, और वो चेंज कर कर कितना उसको कम किया गया, तो एकदम 50% का रिडक्शन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का, आपसे क्वेश्चन में पूछा है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज प्रमोटेड। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है कि जैविक खेती को प्रमोट किया गया था कि हमें केमिकल फ्री खेती करनी है अंडर द फॉलोइंग स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान। राजस्थान में एग्रीकल्चर को लेकर काफ़ी स्कीम्स बनी। क्वेश्चन में पूछा है कौन सी ऐसी स्कीम थी जिसके अंदर एग्रीकल्चर की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको प्रमोट किया गया था। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये एक स्कीम थी जिसका सब पार्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग था। राजस्थान में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जो स्कीम चलाई गई थी वो ये ही थी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 120 क्वेश्चन इन्होंने इकोनॉमिक्स के और 30 क्वेश्चन में से कुछ टीचिंग के, सीडीपी के, कंप्यूटर के इस तरह पूछे हुए हैं। लेकिन हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो हमने पूरे 120 क्वेश्चंस 5 पार्ट में डिस्कस कर लिए। आई होप सो आपको हर क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर ही चाहते हैं या फिर आप डिफरेंट कंटेंट जो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एस्टेट एग्ज़ाम्स को लेकर या किसी और एग्ज़ाम्स को लेकर उस तरह का कोई टॉपिक चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।